देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, चुनाव का फिर बिगुल बज चुका है। अब जाटलैंड में चुनाव होना है और चुनाव होना है देश के आखिरी कोने में, उस कोने में जहां पिछले 5 साल से कर्फ्यू लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है, या कहें जहां पर पुलिस मिलिट्री शासन, जी हां, मैं उस जम्मू कश्मीर की ही बात कर रहा हूं, वहीं पर होगा। और अब जनता बताएगी वो चाहती क्या है, क्योंकि लंबे अरसे से इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया। हालांकि वास्तविकता यह है कि अनुच्छेद 370 खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसके कुछ क्लॉजेज खत्म हुए हैं, 3 क्लॉजेज खत्म हुए हैं। शेष अनुच्छेद 370 आज भी संविधान में वैसे ही है जैसे पहले था। तो इस तरीके से मान सकते हैं कि अनुच्छेद 370 खत्म करने का जो ढिंढोरा पीट करके प्रचार किया जाता है, उसका जम्मू कश्मीर से बाहर, लद्दाख से बाहर बचाव किया जाता है। शेष जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, यह बड़ा विषय है। इसलिए भी विषय है क्योंकि वहां जब इस अनुच्छेद के कुछ उपबंध खत्म किए गए थे और उस राज्य से उसका राज्य का हक छीना गया था, राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, तब वायदा किया गया था कि वहां पर तमाम इंडस्ट्री आएगी। यह वायदा किया गया था वहां तमाम रोजगार जनरेट होंगे। यह वायदा किया गया था कि विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर भागेगा। तो वास्तविकता क्या है और हुआ क्या है, इन्हीं सारी चीजों पे आपके साथ चर्चा करूंगा। हरियाणा किसानी राज्य माना जाता है, जहां दूध दही का खाना, तो वो हरियाणा है। और उस हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठियां भी चली है। उस हरियाणा में किसानों के साथ हर तरह की ज्यादती हुई। लेकिन अब तो चुनाव का टाइम है, स्वाभाविक सी बात है, सरकार बार बार किसानों की बात करेगी, बार बार यह कहेगी हम ही हैं असली हितैषी, हम ही आपको दे रहे हैं। किसानों की आमदनी तो हमने 2 गुनी, क्या उससे भी ज्यादा कर दी है, और न जाने क्या क्या। हालांकि हमें नहीं पता कि हमारी आमदनी 2 गुनी हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी लाल किले से यह जरूर कहते हैं कि देश के लोगों की आमदनी 2 गुनी से अधिक हो गई है। नरेंद्र मोदी ही बता देते हैं कि इस देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है, और नरेंद्र मोदी ही बता देते हैं कि यह देश खुशहाली के मार्ग पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी ही यह बता देते हैं कि अब 2047 में आप विकसित हो जाएं। हालांकि दुनिया के आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े यह कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत पूरी दुनिया में 136 नंबर पे पहुंच गया है। यानी हम एक तरफ कह रहे हैं हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय जिसमें अडानी अंबानी की भी आमदनी जुड़ी हुई है, उसके बावजूद हम 136 नंबर पे। यानी कितनी बुरी दशा है। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है जब गरीबी से सब बाहर हो गए? तमाम तरह के सवाल हैं। उन सवालों को अब हरियाणा जवाब देगा जम्मू कश्मीर कि वह इस पर कितना यकीन करता है या नहीं करता है। हरियाणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली से सटता हुआ सबसे पहला राज्य जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है वो हरियाणा ही। एक तरफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, शेष चूंकि हरियाणा है इसलिए हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण। हरियाणा का भी अपनी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा एनसीआर के ही कारण। तो इसलिए हरियाणा महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। पिछले 10 साल में जो चीजें हुई हैं वो मायने रखती हैं। अभी हाल के दिनों में देखिए, पेरिस ओलंपिक हुआ, सपना था
कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा पदक जीतेंगे। खेलो इंडिया से लेके सब कुछ था। बजट कहां चला गया? गुजरात में। बजट कहां चला गया? उत्तर प्रदेश में। बजट कहां चला गया? और तमाम सारे राज्यों में। लेकिन जो 6 पदक आए, उन 6 में से 4 कौन लेके आया? हरियाणा। और उन 4 को लाने के बाद भी हरियाणा को क्या मिला? 60 करोड़। जिस गुजरात का कोई व्यक्ति पदक के आसपास भी नहीं पहुंच पाया, उसको कितना मिला? 425 करोड़। सोचिए, यह दशा है। बहरहाल, इसी बीच हरियाणा में एक अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है हरियाणा की उस बेटी के साथ, जिसने एक बड़ी हिम्मत के साथ, एक जज्बे के साथ, तमाम संघर्षों के साथ आगे बढ़ गई। महिला रेसलर के रूप में ओलंपिक में खेली, कांस्य जीता, फिर सिल्वर जीता, और सिल्वर जीतने के बाद अगले दिन वो गोल्ड जीतने जा रही थी। गोल्ड जीतने इसलिए कह रहा हूं कि जिस खिलाड़ी से उसका मुकाबला था, एक वक्त में उसको भी वो सबक सिखा चुकी थी। बहरहाल, तो इसलिए माना जा रहा था कि गोल्ड हमारे पास है। लेकिन ऐन वक्त में उसकी जो रेसलिंग की पूरी फेडरेशन है, उसने जो उसे प्रदान किए थे तमाम निजी स्टाफ, उसने उसे गलत डाइट दी, गलत ढंग से और चीज। और उसका नतीजा यह हुआ, अगले दिन सुबह जब उसका 7:15 से 7:30 के बीच में 2 बार वजन किया गया, तो 100 ग्राम वजन उसका ज्यादा पाया गया। 50 किलो 100 ग्राम की निकली। इस दौरान उसने अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए अपना खून तक निकलवा दिया। उसने जो किया इतना दर्दनाक है, उसे समझ नहीं सकते। बहरहाल, साजिश कहां से करी जा रही थी, कौन कर रहा था, ये किसी से छिपा नहीं। हर कोई जान रहा था कि फेडरेशन क्या कर रहा है, और फेडरेशन किसका है। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा था, उसी का ही रिश्तेदार संजय सिंह उसका अध्यक्ष है। उसके बाद जो ओलंपिक संघ है, भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्य पीटी उषा उसके अध्यक्ष है। और जो डॉक्टर है, वो भी अंबानी की कृपा से है। इसके अलावा जो उसे निजी स्टाफ दिए गए, वो भी उन्हीं लोगों के थे। तो उन्होंने क्या किया होगा, ये समझा जा सकता है। उसके दर्द पर मरहम लगाने की बजाय देश का खेल मंत्री कहता है कि उस पर हमने 70 लाख रुपए खर्च किए। यदि केंद्रीय मंत्रियों के सिर्फ चाय पानी के खर्चे को निकाल लेंगे, तो उससे कई गुने ज्यादा वो 1 महीने में खर्च कर देते हैं। लेकिन उसको, जो देश को सम्मान दिला रही है, उसका यह पैसा गिना जा रहा है। कोई उसके हाथ में नहीं देती। यह गिना जा रहा है कि जो उसके साथ निजी स्टाफ लगा था, उसको यह पैसा दिया, उसको नहीं दिया गया। और वही निजी स्टाफ खुद उनका था जिसने ये पूरी साजिश रची थी। हरियाणा में यह चर्चा में है। आज वो विनेश फोगाट भारत की धरती पे है। पूरे हरियाणा में इसको लेकर के आग है, और हर कोई मानता है कि विनेश गोल्ड नहीं, डायमंड। और जो डायमंड है, उसको यदि साजिश की गई है, उसके साथ साजिश की गई है, तो इसका जवाब जनता देगी। और यह बात खापों में हो रही है। खापे इसको लेकर के फैसला कर रही है। निश्चित रूप से चुनाव में वही खाप वोट भी डलवाई। 27% वोट है जाट समुदाय का, बड़ा प्रभाव डालता है। इसके बाद दूसरी चीज, जिस तरीके से दलितों के, आदिवासियों के हक छीनने का काम किया गया है, उसका भी असर है। तो हरियाणा में 17 सीटें SC ST की,
और जो वो 17 सीटें हैं, उन 17 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। यही नहीं, जो 2 दलित सीटें हैं लोकसभा में, वो दोनों सीटें अभी हाल ही में हुए लोकसभा सीट चुनाव में वो कांग्रेस के खाते में गई है, यानी दलित समुदाय कांग्रेस के साथ खड़ा है। तीसरी और एक बड़ी चीज है कि जिस तरीके से तमाम समुदाय के साथ भेदभाव हुआ है, उसका भी असर है। पंजाबी बिरादरी भी बहुत, उनमें सिख भी है, खत्री भी है। सिख समुदाय जाट समुदाय के साथ खड़ा हुआ है, यानी उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो 20% दलित, 27% जाट और उसके बाद सिख। और सिखों को आज भारतीय जनता पार्टी सन 84 याद दिला रही है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें यह याद दिला रही है कि कैसे तुम्हारे साथ हुआ। तो हरियाणा के लोग जानते हैं कि जब उनके ऊपर हमले हुए थे तो वो करने वाले कांग्रेसियों से ज्यादा आरएसएस के लोग। जो दिल्ली दंगों में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उनमें 43 एफआईआर जो है आरएसएस के लोगों पे, बीजेपी के लोगों पे हुई थी, जिन्होंने ये दंगे फसाद किए। लेकिन जब मदन लाल खुराना की सरकार थी तो मुकदमे वापस कर लिए गए, यानी उन्हें बचा दिया गया, बाकी सबको तो जो है। तो यह तस्वीर पेश की। इसके बाद जो चौथी चीज कि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में जहर बोया गया है, जाट, गैर जाट, मुस्लिम और दूसरा, तो नूह, मेवात और इधर का इलाका हो या यमुनानगर के साइड में कुछ इलाका है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनके ऊपर जिस तरीके से हमले हुए हैं, जो घटनाएं हुई, पानीपत में कुछ मुस्लिम है, उसके अलावा वहां पर भी पंजाबी बिरादरी, और उन सब में भी आज बंटवारा, यानी समाज को बांट दिया है इस सरकार। उसका नतीजा ये है, वो अब उन्हीं के उल्टा पड़ रहा है। तो आज के चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली नजर में एक बुरी स्थिति नजर आती है। यहां पर उनकी जीत जैसा कुछ नजर नहीं आता। पिछली बार उन्होंने नारा दिया था 2019 में, अब की बार 70 पार, और 70 की बात की थी, 40 पर सिमट गए। बैसाखी के सहारे सरकार बनी थी, और बैसाखी कौन बना था? चौटाला परिवार बना था। इसलिए इस बार लोग चौटाला परिवार पर भी यकीन नहीं कर रहे। तो सीधी सी बात है कि हरियाणा में यकीनी नेता के तौर पे आज किसी भी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और दलितों में कुमारी सैलजा है। यही दो ऐसे चेहरे हैं जो विश्वसनीय, और इनकी एक विश्वसनीयता और कि इनको दूसरी बिरादरियों में भी स्वीकार किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो व्यापारी नेता है, या उन्हें कहा जाता है लिबरल नेता है, वो पंजाबी भी है। तो यह भी बताया जाता है क्योंकि उन्हें पंजाबी भी सपोर्ट करते हैं। रोहतक से आपको याद होगा, पंजाबी समुदाय का विधायक था कांग्रेस का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। उससे पानीपत में यही स्थिति थी, दूसरी और तमाम जगह स्थितियां थी। तो वो सब हमने देखा है। तो इसलिए अब हरियाणा में जो चुनाव होगा 1 अक्टूबर को, उसके लिए अब भूमिका तैयार हो गई है। तो पहली बात यह हुई हरियाणा। अब करता हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या। जम्मू कश्मीर में एक जम्मू संभाग है, एक कश्मीर का हिस्सा। कुल वहां पर भी 90 सीटें, और 90 में से वहां पर जो सीटें हैं वो 16 रिजर्व, 74 अनरिजर्व। और जो ये सीटें हैं, इसके लिए वहां पर 87 लाख वोटर्स, और जो 87 लाख वोटर्स हैं उसकी स्थिति समझिए। वहां का एक बड़ा कश्मीर का कारोबार है सेब का, और सेब के
जब बागान से ट्रक लेकर के चलते हैं तो अदानी को वहां पर सब कारोबार सौंप देने के लिए किया यह गया कि सेब को बॉर्डर पर रोक दिया जाता था उनके ट्रक, और उनको रोक के चेक करने के नाम पे 3-3, 4-4 दिन रोक दिया जाता था। स्वाभाविक सी बात है, कृषि उपज है, सेब खराब हो जाता था। बड़ा भारी नुकसान उठाया है वहां के लोगों, और फिर औने पौने दाम पे उन्हें मजबूरन अडानी को बेचना। इसके अलावा वहां जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें अडानी और अंबानी जैसे ही लोगों को सारे प्रोजेक्ट दिए गए हैं, और वहां के स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया गया है। तीसरी चीज यह है कि वहां पर जो 82 इंटरेस्ट आए थे इंडस्ट्री लगाने के लिए बाहर के, जिनको प्लॉट्स दिए गए थे, उनमें से सिर्फ 2 ने काम किया है, 80 ने आज तक कोई काम ही नहीं किया, और वो जो 2 ने भी काम किया है वो भी कंप्लीट नहीं है। यानी एक भी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में नहीं लगी अनुच्छेद 370 हटने। 370 हटने के पहले वहां के लोगों को वहां की नौकरियों में रिजर्वेशन रहता था, उन्हीं के लिए रहता था, लेकिन अब न उन्हें मिल रहा है न किसी और को मिल रहा है, नौकरियां वहां हो ही नहीं रही। उल्टा तमाम लोगों को तमाम तरह के आरोप लगा के नौकरियों से निकाला गया। तीसरी, वहां पर जितना सैन्य बल लगा हुआ था पहले से, उससे 4 गुना लगा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था कि वहां पर पुलिस मिलिट्री शासन कर दिया गया। चौथी चीज, वहां का अपना स्थानीय प्रशासन होता था, अब उसे यूटी बना देने से उसका राज्य का स्टेटस गिर गया, और वहां दिल्ली के अफसर लाके भर दिए गए। यानी स्थानीय जम्मू कश्मीर के लोगों का हक वहां भी मारा गया। कश्मीरी पंडितों से तमाम वायदे किए गए थे, उन्हें बसाने की बात कही गई थी। स्थिति यह है कि वहां एक कश्मीरी पंडित को पिछले 5 साल में या नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के शासनकाल में नहीं बसाया गया, किसी को नौकरियां नहीं दी गई। मनमोहन सिंह सरकार में 5000 घर बनाए गए थे, वो दिए गए थे, करीब इतनी नौकरियां दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा वह भी नहीं किया गया। कहा गया था कि कश्मीरियों को लाभ दिए जाएंगे, वह तो नहीं मिले। हां, उन्हें यह जरूर अपने चुनाव को साधने के लिए किया गया कि वो बाहर से आके वोट डालें। बहरहाल कौन कितना रिस्क उठाएगा यह देखने वाला होगा, लेकिन सरकार तो कोशिश करेगी, क्योंकि चुनाव मशीनरी जिस तरह से काम करती है वह एक बड़ी चीज है। और इसके बाद में वहां पर भी जातियों में बंटवारा किया गया, उनमें फोड़ की गई है, जिसको लेकर तमाम प्रदर्शन हुए, तमाम गुस्सा सामने आया, और वहां की ट्रेडिशनल पार्टी पीडीपी हो या एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सब पे फूट डालने का काम किया गया है। और गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के नेता के तौर पे देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम सारी चीजें हुई हैं जिनका नतीजा इस चुनाव में देखने को मिलेगा, और इसीलिए एक लोकल पार्टी को प्रमोट किया है इस सरकार ने, जिससे वो कश्मीर रीजन में अपने इन दूसरी ट्रेडिशनल पार्टियों को नुकसान पहुंचा, और उसका सांसद जीत के पहुंचा भी है संसद में। तो ये पूरे खेल है, इन सब खेल के बीच, साजिशों के बीच, सब संगीन के साए में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। वहां 3 फेज में चुनाव होंगे, आखिरी वोट वहां पर भी 1 अक्टूबर को पड़ेगा, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अडानी का खेल हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में तमाम सारे उनके अनाज भंडार के केंद्र बनाए गए हैं, तमाम खेतों पे कब्जा कराने की कोशिश की गई है, और किसानी का सारा कारोबार अपने कब्जे में लेने की उनकी साजिश का काम हुआ था, जिसको लेके किसान नाराज। तो यानी यह चुनाव नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाला है, विनेश फोगाट के कारण, और इस कारण से कि अदानी को जो शेल्टर दिया जाता है। तीसरी एक बहुत बड़ा फैक्टर दोनों जगह काम कर रहा है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी आज जनता के नेता के तौर पे देखे जाते हैं, वो किसानों के नेता के तौर पे भी देखे जाते हैं, और
वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी संजीदा होते हैं, इसलिए उस पर भी देखे जाते हैं। वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वह भी एक बड़ी चीज है, इसलिए वह विश्वसनीय चेहरे हैं। और जब उन पर भारतीय जनता पार्टी हमला करती है, उन्हें अपमानित करती है, तो उसका भी उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यानी आने वाला जो इन दोनों राज्यों का चुनाव है, पहली नजर में भारतीय जनता पार्टी को डेंट देने जा रहा है। जय